गुड मॉर्निंग दोस्तों, सलाम नमस्ते सलाम वालेकुम और जय भवानी और हर हर महादेव, जय बजरंग बली, तोड़ संगियों की नली। जी हाँ, इसी नारे के साथ शुरू करते हैं बजरंग बली का चालीसा। हम सड़कों पर नहीं अपने दिलों में पढ़ते हैं, पूजा हम अपने घर के मंदिरों में छुप छुपा करके करते हैं, दिखावा हमारे यहाँ दिखाया नहीं जाता। यही तो खूबी है हिंदू धर्म की। मांत्रिक शक्ति जो है बताई गई है जाप करने की, जो है 3 तरह की होती है। मैंने पहले भी बताया है, मौन रह करके जीवा तलवे से लगा करके दैविक जाप किया जाता है, और तामसी जाप वो होता है जिसमें बोल बोल करके हल्ला मचा मचा करके मंत्र पढ़े जाते हैं लोगों को सुनाने के लिए। कुछ इसी तरह तामसी प्रक्रिया अपनाने लगी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। जी हाँ, आज बात करेंगे ऐसे नेताओं की जो किसी को भी मौलाना बोल देते हैं, किसी भी ब्राह्मण की बेइज्जती कर देते हैं। मौलाना को गाली बना लिया है। संबित पात्रा की बात कर रहा हूं, संबित पात्रा। और प्रधानमंत्री मोदी को पवन खेड़ा ने बहुत करारा जवाब दिया है। जी हाँ, आज तक की एक डिबेट में पवन खेड़ा ने मतलब पत्ते जो थे बखेर दिए संबित पात्रा के, उनके उस इरादे पर। मोहन भागवत को यहां तक कह गए तुम्हारे मोहन भागवत को कुछ नहीं आता। टोटल कंफ्यूजिंग लोग हो आप, पढ़े लिखे हो नहीं, ना आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा पता है ना देश की परिभाषा पता है। जब आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तब मुसलमानों के सामने वोटों की भीख क्यों मांग रहे थे? और प्रधानमंत्री मोदी जी मस्जिदों में जाते हैं तब फिर वहां की ड्रेस धारण क्यों करते हैं? अरब कंट्रीज में जाते हैं तो वहां की ड्रेस क्यों धारण करते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गुड मॉर्निंग के साथ अच्छी खबरों के साथ करना चाहता था, लेकिन नास पीटों ने दिमाग खराब किया हुआ है। अब पवन खेड़ा को ही ले लीजिए, जिस तरह से उन्होंने संबित पात्रा को धोया, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कल दोपहर पेट्रोल की दामों के ऊपर लेकर के देशभक्ति से भरा हुआ ऐसा बयान आया कि भक्त जो थे भक्ति में सरोवर हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई देश हित में ये कम कर दीजिए कीमत। और जब ये बयान आया तो बयान का तोड़ भी निकलना था और कांग्रेस को भी जवाब देना था। प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान तो आया, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने उस बयान को लपेटा और पवन खेड़ा ने लपेटा, वो वाकई में मतलब काबिले गौर था। पवन खेड़ा प्रधानमंत्री के शब्दों की संधि विग्रह को बिखेरते हुए नजर आए अपने शब्द के तोपों के गोलों से। जी हां, कुछ ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की हो गई जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। पवन खेड़ा ने बता दिया कि हमेशा नॉलेज के सामने मूर्खता और अनपढ़ता जाहिर हो जाती है, तब इसी तरह के हाल होते हैं दुनिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने। पवन खेड़ा ने क्या बोला ये सुन लीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी क्लिप है, वो भी डाल देता हूं, तो दोनों को देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं और पवन खेड़ा ने किस तरह से जवाब दे करके फोड़ दिया प्रधानमंत्री जी के उस देश हित के विचार को, जिसको वो वहां भुना रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने जो है देश के विरोध में काम करना शुरू कर दिया है। सुन लीजिए, बड़े खतरनाक ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल टीवी पर पॉलिटिक्स चली। आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक प्रधानमंत्री ने की, उसमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात की जो किसी भी सही सोच रखने वाले व्यक्ति के हलक से नहीं उतर रही। वो थी पेट्रोल और डीजल पर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आड़ में जो प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, वो उन्हें शोभा नहीं देती, उस पद को भी शोभा नहीं देती। उन्होंने अपील की राज्यों से कि वो वैट कम कर दें ताकि उपभोक्ता को राहत मिले डीजल और पेट्रोल के दामों से। अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद के जरिए पेट्रोल और डीजल पर 26 लाख करोड़ कमाए हैं। वो राहत उपभोक्ता को उन्होंने नहीं दी। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस लगते हैं, 68% टैक्सेस वो केंद्र के हिस्से में जाते हैं, 32% राज्यों के हिस्से में जाते हैं। यह भी सामने अगर आंकड़े रखेंगे तो प्रधानमंत्री को पहले हिसाब देना चाहिए उस 26 लाख करोड़ का, और फिर केंद्रीय उत्पाद दरों में भारी वृद्धि करनी चाहिए। जो यूपीए के वक्त से लेकर अब तक अनेकों बार उन्होंने वो वृद्धि की है सेंट्रल एक्साइज में, उसी को अगर रोल बैक कर दें तो पेट्रोल और डीजल
बहुत सस्ता उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो जाएगा। Today the Prime Minister made some remarks in his meeting with the Chief Ministers. These remarks were not befitting the position of the Prime Minister, irresponsible, not based on facts. And in the garb of cooperative federalism, the Prime Minister expects the states to reduce VAT on petrol and diesel without first giving an account of the central excise through which the central government has earned 26 lakh crores in the last 8 years. First give an account, pass that relief on to the consumers, reduce, roll back the unprecedented hike in central excise on petrol and diesel in order to give relief to the consumers. If you actually are serious about giving any relief to the consumers of petrol and diesel, 68% of the taxes collected on petrol and diesel go to the share of the central government. 32% come to the state governments. Expecting the state governments, which are already starved of their share of GST, is, I think, very unfair and, as I said, not befitting the stature of the Prime Minister. Your questions, please. सवाल पूछिए। पहले इसी पर रखते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, हम और आप रोज उसको झेलते हैं, तो पहले उस पर पूछिए। बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले गैर बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं तो उन्हें इस तरह से राज्यों के नाम ले लेकर बोलना कि आप कम कर दीजिए, गैर भाजपा शासित राज्य कम कर दें। यह जानकारी है उन्हें कि 26 लाख करोड़ वो अर्जित कर चुके हैं सेंट्रल एक्साइज के माध्यम से पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में। उसका हिसाब देना चाहिए था। और जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, जीएसटी का हिस्सा राज्यों को सही समय पर दें, उसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए कि वो नहीं देते, परेशान करते हैं राज्यों को। नंबर 3, जो आपने सेंट्रल एक्साइज पिछले 8 सालों में बढ़ाया है, उसको अगर आप रोल बैक करेंगे तो आज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और उपभोक्ताओं को अच्छी राहत मिलेगी। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है और आपकी नीयत में है कि आप राहत देना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सो तो आप कर ही रहे हैं। उनमें कैसे वैट ज्यादा वसूला जा रहा है? तुलना राज्यों की आपस में करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से की जाए तो केंद्रीय उत्पाद दरें क्यों इतनी बढ़ी, उससे आपने कितना कमाया, उसका क्या लेखा जोखा है, उसको आप रोल बैक क्यों नहीं कर रहे, यह उत्तर देने चाहिए। तुलना राज्यों की करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से होनी चाहिए। 68% आप कमाते हैं टैक्सेस से पेट्रोल और डीजल पे, 32% राज्य कमाते हैं, यह तुलना होनी चाहिए। सर अलग से सवाल कर लें? एक सवाल है सर कि राजधानी दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदलने की बात बीजेपी कर रही है, वो प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दे रही है, और वो नाम जो है सबके मुस्लिम नाम है जिन गाँव के, जैसे मोहम्मदपुर हो गया, चाहे हौज खास हो गया, यूसुफ सराय हो गया, शेख सराय, ऐसे गाँव के नाम चिन्हित किए गए हैं, उसको बदलने की बात की जा रही है। इसको किस तरह से लेते हैं? ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्रेस वार्ता में भी यह सवाल पूछे जाएं, कि पेट्रोल और डीजल पे सवाल ही न पूछे जाएं। यह षड्यंत्र का हिस्सा है कि असली मुद्दों से कैसे मीडिया का भी ध्यान और मीडिया के माध्यम से जनता का भी ध्यान हटाया जाए और ऐसे मुद्दों पर लाया जाए जिसमें कि समाज में अशांति पैदा हो, आपस में नफरत पैदा हो, इतिहास से खिलवाड़ हो, विरासत से खिलवाड़ हो, और एक ऐसा माहौल इस देश में बने कि लोग मोदी जी के 2014 के वादे और नारे भूल जाएं और नए तौर पे उनके नए एजेंडा के साथ उनको फिर से चुनाव जिताने की मुहिम में शामिल हो जाए। सर एक सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की जो बात बुलाहट हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसने कहा है कि ये असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक विरोधी है। यह भी उसी एजेंडा का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रेस वार्ता हो और उसमें सवाल आया कि गांवों के नाम बदले जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जा रहा है। ये तमाम वो एजेंडा दिखता है
आपका नहीं कह रहा मैं, ये प्रधानमंत्री और उनके संगठनों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जिसका हम शिकार इस देश को भी नहीं होने देंगे, मीडिया को भी नहीं होने देंगे और हम भी इसका शिकार नहीं होंगे। अभी प्रणब जी बता रहे थे, हरियाणा में तो भाजपा शासित प्रदेश है, सबसे ज्यादा वैट है पेट्रोल और डीजल पर, उसका जवाब प्रधानमंत्री दें। तो ये आधी अधूरी बातें जानकारी लेकर बैठते हैं। एक सरकारी बैठक है, उसमें भी राजनीति करते हैं। ये पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और 2024 के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। धन्यवाद। पवन खेड़ा को आपने सुन लिया होगा, अब आप इसको तोलिए, इस वीडियो को पहचानिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और इस देश के हित में और लोकतंत्र के हित में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करने में मेरी हेल्प कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।